तो देखिए दोस्तों, आज की जो श्रृंखला है इसके जो करंट जीके के क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे, जोरदार, शानदार, जबरदस्त लेवल के क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में आपको विस्तारित रूप से व्याख्या देखने को मिलेगी और एक एक क्वेश्चन की दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल की व्याख्या की गई है। साथ में दोस्तों फोटो के साथ में विथ मैप के साथ में इसको क्लियर किया गया है। क्लियर साथ साथ होता रहेगा, तो सभी साथी गणों को करंट जीके की क्लास में एक बार जुड़ जाना है और अपने जितने भी साथी गण देख रहे हैं उन सभी को एक बार अपने सभी साथी गणों के साथ में अपनी ये जो करंट जीके की क्लास है इसको दोस्तों एक बार शेयर कर देना है। अब देखो दोस्तों, आज की क्लास का करंट जीके का 1 नंबर क्वेश्चन है, वो है राजस्थान के जीएसवी। जीएसवी का मतलब होता है दोस्त सकल घरेलू उत्पाद, है ना। जीएसवी में कृषि क्षेत्र की कुल हिस्सेदारी 2011-12 में 28.56% से घटकर 2024-25 में स्थिर कीमतों पर 2011-12 से स्थिर कीमत ली गई है अपने पास, है ना। स्थिर कीमतों पर कितने प्रतिशत रही है, मतलब दोस्त क्या कह रहा है, सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास, ऐसा सुना होगा। अब देखो एक बार ये कहता है कि राजस्थान में जो स्थिर कीमत मानी गई है वो 2011-12 की मानी गई है। उस 2011-12 की स्थिर कीमत थी और आज वर्तमान में देखो अपने पास में 2011-12 की स्थिर कीमतों में यह कृषि क्षेत्र का योगदान था। आज वर्तमान में 2024-25 में इसकी जो कीमत घटकर हुई है वो कितनी हुई है, वही आपका आंसर बनेगा। बिल्कुल नाम तो सुना होगा जोकर, बिल्कुल शाबाश, अच्छा आंसर आया दोनों का ही, बहुत ही प्यारा आंसर आया मेरे दोस्तों का, बहुत ही अच्छा आंसर आया है। सुगना जी बिल्कुल शाबाश। पूजा चौधरी ध्यान देना, क्या पूछा है कि इसका मतलब 28.56 से घटकर कितना हुआ है। मीठालाल जी बिल्कुल बिल्कुल, मीठालाल जी क्या लिख रहे हो, डी लिख रहे हो, एफ लिख रहे हो, डी लिख रहे हो। मीठालाल जी मुझे लग रहा है कि मोबाइल की स्क्रीन खराब है, इसकी वजह से ये डी एफ एफ डी डी एफ और लिखा भी बहुत ज्यादा बार जा रहा है ना। तो ध्यान देना मीठालाल जी, एक बार डी लिख दोगे ना उसका मतलब ही मैं समझ आता हूं, इतना तो अनपढ़ नहीं हूं कि आप एक लिख देते हो और मैं नहीं समझता। आप डी डी लिखने की लाइन बना देते हो, जैसे गंगा नदी बहती है ना वैसे मेरे सब के सब लाडले करते क्या है, एक बार में ही रेल बना देते। देखो 26.56% है, 54 मतलब 56 तो था, अब 26.54% है, मतलब है 0.02 की इसमें कमी हुई है, ठीक है। अब आपको एक बार इसके बारे में ध्यान दे लेना है। अब एक बार ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैं मोस्ट करके चल रहा हूं, सेकंड ग्रेड वालों के लिए बहुत अच्छा रसगुल्ला मिलेगा, यहां से ध्यान दे लेना। अब एक बार इसके जो आंकड़े है ना उसको एक बार ध्यान देना। देखो व्याख्या में क्या बता रखा है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि और संबंध क्षेत्र का योगदान क्या है। मैं जैसा बता रहा हूं वैसा मेरे लाडले रट लेना, रट लेना। मैं कह रहा हूं कि आपको ये रसगुल्ला बिल्कुल मिल जाएगा, ज्यादा नहीं। देखो एक तो ये बात याद कर लेनी है, बिल्कुल याद कर लेनी मेरे दोस्त, याद दे लेना ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या बनाया था कि 2011-12 में 28.56% था। आज देखो ये तो किसका है, प्रचलित कीमत का है, तो प्रचलित कीमत पर देखो अपने पास में 26.92%, मतलब इसमें भी तो कमी हुई है। और स्थिर कीमत है वो 26.85% है ना, यहां पर 28.56% था और इसमें दोस्तों 26.54% रहा है। तो एक तो ये आपको ध्यान दे लेना अच्छी तरह से कि आज वर्तमान में 26.54% है अपने पास में। अब देखो बहुत ही अच्छी बात और बता देता हूं, बहुत ही अच्छी जोरदार शानदार बता देता हूं दोस्तों। इसके जो उप क्षेत्र है कृषि वाले क्षेत्र के, है ना, इसमें फसल है, मत्स्य है, वानिकी है और पशुधन है, मतलब 4 भाग इसमें शामिल किए। अब देखो मैं आपको कह रहा हूं आप डाटा नहीं रट रहे हो ना तो मत रटो, एक काम तो करना ही पड़ेगा, शानदार जोरदार जबरदस्त काम बता देता हूं। या तो मेरे लाडले रसगुल्ला मिलेगा तो आरोही क्रम का आएगा या आएगा अवरोही क्रम का। ऐसा पूछेगा कि कृषि क्षेत्र के उप क्षेत्रों का वर्तमान में आरोही क्रम या अवरोही क्रम में बताइए। तो देखो आरोही का मतलब होता है मेरे दोस्त कम से ज्यादा, तो ये 4 उप क्षेत्र है मेरे लाडले, इन चारों में
आपको आरोही क्रम पूछ रहा है तो कम से ज्यादा पूछ रहा है, सबसे कम 0.51% है, मतलब इसमें मेरे दोस्त सबसे पहले मत्स्य आ जाएगा। इसके बाद में देखना 6.56% है। 2 नंबर पर मेरे दोस्त वानिकी आ जाएगा, और 3 नंबर पर देखो कितना प्यारा परिवर्तन है, यहां पर 46.17 है, यहां 46.77 है, तो 17 वाला कम है, मतलब दोस्त 3 पर फसल आएगा, और 4 पर मेरे दोस्त यहां पर पशुधन शामिल कर लिया जाएगा। अब देखना, मैं ये कह रहा हूं कि अवरोही क्रम पूछ रहा है ना, तो इसको इधर ले आओ मेरे लाडले, इधर ले आओ, इधर से चलते हुए आ जाओ। अवरोही क्रम पूछ रहा है तो पशुधन होगा, फिर फसल होगा, फिर वानिकी होगा, फिर मत्स्य होगा। तो आपको करना क्या है, देखो ज्यादा राम खानी नहीं याद कर पाओ तो इन दोनों को तो मेरे दोस्त अच्छे से याद कर ही लेना है। कौन सा क्रम याद करना है, आरोही और अवरोही। आरोही याद करो तो उल्टा कर दो, अवरोही याद करो तो उल्टा कर दो, आरोही का अवरोही बनेगा और अवरोही का आरोही बन जाएगा। तो ये चीज तो रट लेना है, मैं कह रहा हूं इसको तो अच्छे लेवल में तैयारी कर लेना है। आ जाओ अगले क्वेश्चन में देखते हैं। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा। दोस्तों ये जो 68 मतलब 68 नंबर का राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन हुआ है, इसमें भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा। ओम बिड़ला कौन है भाई, लोकसभा अध्यक्ष है। वासुदेव देवनानी कौन है, 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। भजनलाल शर्मा अपने तो मुख्यमंत्री जी है। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता महाधिवक्ता है। तो दोस्तों आप ये बताओ, ये जो 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन है, इसमें भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा, बताइए दोस्तों। जोकर जी थोड़ा सा ध्यान दे ले मेरे लाडले, आंसर क्या होगा बताइए। अरविंद पांडोर जी बिल्कुल नाराज नहीं है मेरे लाडले, आपसे कोई नाराज के नहीं है। पूजा चौधरी वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर दिया है पूजा जी ने। जमुना व्यास जी धन्यवाद, बहुत अच्छा आंसर आया है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो नेतृत्व करेगा ओम बिड़ला करेगा। ओम बिड़ला लोकसभा अध्यक्ष है, कोटा से है, याद रख लेना मेरे लाडले, याद रख लेना। ओम बिड़ला जी इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। देखो एक बात और बताऊं आपको, ये ब्रिज टाउन बारबाडोस में आयोजन संसद और सीपीए द्वारा 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक होगा। आयोजन संस्थान कौन सी है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ। वैश्विक संवाद पर जोर दिया जाएगा। इसका विषय क्या रहेगा, द कॉमनवेल्थ ए ग्लोबल पार्टनर, मतलब राष्ट्रमंडल एक वैश्विक साझेदार। देखो 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के दौरान कई अतिरिक्त सम्मेलन की बैठक भी बुलाई जाएगी। जैसे 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के दौरान अतिरिक्त सम्मेलन की बैठक कौन कौन सी होगी, तो सीपीए महासभा और बहस होगी, सीपीए कार्यकारी समिति की बैठक होगी, सीपीए कार्यशाला होगी, 41वां सीपीए लघु शाखा सम्मेलन होगा, 9वां राष्ट्रमंडल महिला सांसद होगा, राष्ट्रमंडल विकलांग सांसदों नेटवर्क की बैठक होगी, 59वीं सोसाइटी ऑफ कलर्स एट द टेबल बैठक होगी, 2025 के राष्ट्रमंडल सांसद पुरस्कार की प्रस्तुति की जाएगी, और तीसरा एमिलिया मोंजोवा लिफाफा व्याख्यान किया जाएगा। आप तो याद रखो कि ओम बिड़ला के द्वारा इसमें प्रतिनिधित्व किया जाएगा। देखो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने गगनयान मिशन के अंतर्गत कौन सा महत्वपूर्ण परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है, बताइए दोस्तों। जी जी बिल्कुल, शाबाश, बताइए।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान गगनयान मिशन के अंतर्गत कौन सा महत्वपूर्ण परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया? बताइए। मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, कक्षीय मॉड्यूल लॉन्च, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। बताइए क्या कंप्लीट हुआ है? पूजा चौधरी जी बिल्कुल शाबाश, अच्छा आंसर दिया है। इसरो के द्वारा गगनयान मिशन के तहत इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट है, इसको कंप्लीट किया है। क्या है देखो, मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान 12 अप्रैल 1961 को सोवियत नागरिक यूरी गागरिन जो पहला था, केंद्र था बेंगलोर, मानव युक्त उड़ान भरी गई थी बेंगलोर से। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष स्थान है, याद रखना। परीक्षण गगनयान मिशन स्थान है हरिकोटा, आंध्र प्रदेश से, यह भी याद रखना। सहयोग वायुसेना, डीआरडीओ, नौसेना, तट रक्षक बल के सहयोग से। परीक्षण का नाम है इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्त, याद रखना। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी पुष्टि की है। HLVM-3 का विकास और ग्राउंड टेस्ट पूरा हो चुका है। उद्देश्य क्या है? गगनयान मिशन के लिए विकसित पैराशूट आधारित मर्दन प्रणाली। देखना इसमें क्या है कि कार्य क्षमता को मान्य करना है। देखो, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2028 तक लॉन्च करने की योजना भी तैयार कर ली गई है। इसकी योजना भी दोस्तों तैयार कर ली गई है ना, ये भी आपको ध्यान देना। ये इसका जो केंद्र होगा वो बेंगलोर से होगा। बेंगलोर मानव उड़ान भरी गई थी, वो थी दोस्तों 1961 की सोवियत यूरी गागरिन की। और अब वर्तमान में गगनयान मिशन का स्थान है वो है आपके पास श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ठीक है। देखो, विकसित राजस्थान 2047 की दृष्टि योजना का लक्ष्य 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को कितने डॉलर तक पहुंचाना है? मतलब 2047 तक राजस्थान की जो इकोनॉमिक्स है इसको कितने डॉलर तक पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया है। ये किसके तहत? विकसित राजस्थान 2047 योजना का। तो इसका दोस्तों 2047 तक कितने डॉलर तक पहुंचाने का उद्देश्य रहा है? 1 ट्रिलियन, 2.5 ट्रिलियन, 4.3 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन। बताइए कहां तक पहुंचाने का उद्देश्य रहा है? बताइए दोस्तों। राजस्थान की जो इकोनॉमिक्स है इसको 2047 तक, ये विकसित राजस्थान 2047 की जो योजना है इस योजना के तहत कहां तक पहुंचाने का उद्देश्य रहा है? तो 4.3 ट्रिलियन दोस्तों आपको याद रखना है। 4.3 ट्रिलियन। देखना, विकसित राजस्थान 2047 आर्थिक ग्रोथ की नई राह है राजस्थान के लिए। राज्य कैबिनेट ने विकसित राजस्थान 2047 विजन दस्तावेज को मंजूरी दे दी है। इस योजना का लक्ष्य आर्थिक विकास को बढ़ाते हुए 2030 तक 350 अरब डॉलर, करीब 30 लाख करोड़ रुपए, और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। इसके अंतर्गत वन स्टेट वन इलेक्शन नीति के तहत परिसीमन रिपोर्ट, शहरी भूमि आवंटन नीति 2025, लैंड लीज नीति, एरो स्पोर्ट उद्देश्य हेतु 3700 करोड़ रुपए के राजस्थान मंडप और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्वीकृति मिली है। राजमार्ग टोल नियमों में संशोधन सहित कई अन्य पहले शामिल की गई है। तो दोस्तों इसका 2030 तक जो उद्देश्य रहा है वो 350 अरब का, मतलब 30 लाख करोड़ रुपए का रहा है। लेकिन 2047 तक 4.3 ट्रिलियन का इसका टारगेट रखा गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप समझौते पर हस्ताक्षर किया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप समझौते पर हस्ताक्षर किया है, और भारत के साथ में किस देश ने यह काम किया है? फ्रांस ने किया है, जापान ने, ब्राजील ने, जर्मनी ने। किस देश ने इसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं अपने देश के साथ में?
बताइए भारत के साथ किस देश ने इसके ऊपर सिग्नेचर की है? बिल्कुल बिल्कुल बताइए, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों भारत के साथ में इसके ऊपर सिग्नेचर करने वाला जर्मनी है। कौन सा देश है? जर्मनी आपको याद रखना है, जर्मनी याद रखना है, जर्मनी। 4 नंबर ऑप्शन याद रखना दोस्तों। देखो इसका उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा के विकास के तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत और जापान ने अगस्त 2025 में नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा के लिए, सॉरी जर्मनी क्या जापान है? जापान है इसका आंसर है, ध्यान देना। तो भारत और जापान ने दोस्तों क्या किया? ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप पर समझौता किया है। यह समझौता 2030 के अंत तक 450 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा की स्थापित क्षमता हासिल करने वाला है। तो दोस्तों ये ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप जो समझौता हुआ है वो भारत और जापान के बीच में हुआ है और इसका टारगेट रहा है कि 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा उत्पादन करना है। इसका टारगेट रहा है कि 2000, देखो टारगेट आपको, लक्ष्य आपको याद रखना है इसका ना। क्या उद्देश्य रहा? इसका उद्देश्य क्या है कि 2030 तक 450 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा प्राप्त करना। किससे? या तो दोस्तों ये सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, हाइड्रोजन ऊर्जा से। ये 2030 तक 450 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करना है। देखो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किसे किया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2025 है, ये किसे दिया गया है? बताइए किसे दिया गया? नीरज चोपड़ा को, साक्षी मलिक को, लक्ष्य सेन को, मीराबाई जानू को? बताइए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बताइए, बताइए बताइए दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइए जी, बताइए ये पुरस्कार किसे दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार लक्ष्य सेन को दिया गया, लक्ष्य सेन को दिया गया। अब देखो एक बार इन पुरस्कारों के बारे में बताऊं। नीरज चोपड़ा की बात करें तो भाला फेंक में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीत चुके हैं, मतलब स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। इन्हें पहले ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। तो नीरज चोपड़ा को राजीव गांधी तो पहले ही मिल चुका था और अब मिला था वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। इसके बाद साक्षी मलिक की बात करें तो भारत की पहली महिला पहलवान जिन्होंने ओलंपिक 2016 रियो डी जनेरिया में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। महिला कुश्ती को भारत में लोकप्रिय बनाने के लिए इनका नाम बड़ा ही योगदान रहा है साक्षी मलिक का। इन्हें पहले ही पद्मश्री और खेल रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अब दोस्त बात करें लक्ष्य सेन को लेकर तो युवा बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में स्वर्ण पदक जीता है और हाल ही के वर्षों में बैडमिंटन में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 2025 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, वर्तमान नाम क्या है इसका, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहले पुरस्कार का नाम था दोस्त राजीव गांधी और अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम कर दिया गया है। मीराबाई चानू की बात करें तो वेट लिफ्टिंग में टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। इन्हें खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। तो इनको पहले मिल चुका है, अभी जो हाल ही में मिला है ना मेजर ध्यानचंद, जिसको पहले राजीव गांधी के नाम से जानते थे, और वह दोस्तों लक्ष्य सेन को मिला है। ध्यान देना। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस तारीख से भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लागू किया जिससे भारतीय रुपया न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है? बताओ ये 50% जो टैरिफ लागू किया, जो टैक्स लागू किया है, इसकी वजह से भारतीय रुपया है वो न्यूनतम स्तर पर पहुंचा है। 1 अगस्त
25 से 21 अगस्त 2025 से, 27 अगस्त 2025 से और 31 अगस्त 2025 से। बताइए। धीरज मीणा जी बिल्कुल शाबाश, धीरज जी बिल्कुल बिल्कुल शाबाश। बताइए तो कब से किया ये? 27 अगस्त 2025 से किया। अब देखो इसके बारे में। 27 अगस्त 2025 अमेरिका ने रूस से तेल खरीद के चलते व्यापारिक दबाव के तहत 27 अगस्त 2025 से भारतीय आयात पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया है, जिससे भारतीय रुपया और शेयर बाजारों में गिरावट आई है। देखना अगला क्वेश्चन है, एक मुश्त समझौता योजना 2025-26 की अवधि को कब तक बढ़ा दी गई है? एक मुश्त समझौता योजना है, इसकी जो अवधि है इसको 2025-26 में कब तक बढ़ा दी गई है? बताइए। जी बिल्कुल करीना सोनवाल जी, बिल्कुल करीना जी बताइए। शुभम मीणा जी शाबाश जी। बताइए क्या बात दोस्तों, क्लास शेयर नहीं की? बिल्कुल बिल्कुल आंसर नहीं आ रही मेरे दोस्तों के। क्या बात है भाई, क्या बात है, आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? जल्दी से एक बार सभी को आंसर देने हैं ना, सभी दोस्तों को एक बार जल्दी से आंसर देने हैं। बिल्कुल बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा? देखिए दोस्तों, जी बिल्कुल ध्यान देना। एक मुश्त समझौता योजना 2025-26 की अवधि को कब तक बढ़ा दिया गया, यह पूछा गया। तो देखना, एक मुश्त समझौता योजना है, इसमें किसानों में जो अपने सहकारी भूमि विकास बैंक है, किसानों को सरकार ने राहत दी है। कब तक है? 30 सितंबर 2025 तक यह अवधि बढ़ा दी गई है। 30 सितंबर 2025। अच्छा उसका आंसर नहीं लगाया क्या? 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। देखना, अवधिवार ऋण चुकाए और ब्याज पूरा माफ कराए 1 जुलाई 2024 की स्थिति में अवधि पार ऋण चुकाने पर मिल रहा है ऐसा लाभ। और सरकार ने इस प्रकार से ये जो किसानों को दिए गया ऋण था, इसमें ये बात कही थी कि यदि आप 30 सितंबर 2025 तक ये अपना चुका सकते हैं, ऋण है वो कंप्लीट करवा सकते हैं ना। तो इस योजना की जो अवधि है वो 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। अंबेडकर संविधान अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान इस स्थान पर खोला गया है? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में। अंबेडकर संविधान अध्ययन और अनुसंधान संस्थान कहां खोला गया है? अंबेडकर संविधान अध्ययन और अनुसंधान संस्थान है, वो कहां खोला गया है दोस्तों? जी बिल्कुल बिल्कुल करीना सोनवाल जी धन्यवाद जी, बिल्कुल बिल्कुल बताइए दोस्तों। अंबेडकर संविधान अध्ययन अनुसंधान संस्थान है, जयपुर में खोला गया है। कहां खोला गया है? जयपुर में। जी बिल्कुल प्रणाम जी, प्रणाम करीना जी, प्रणाम। देखो, राजीव गांधी शिक्षा भवन का नाम बदलकर क्या रखा है? अपने पास में जो राजीव गांधी शिक्षा भवन था, इसका जो नया नाम रखा है वो क्या है? पुणे सलेखा देवी अहिल्याबाई होलकर भवन है, मुख्यमंत्री शिक्षा भवन है, प्रधानमंत्री शिक्षा भवन है, महात्मा गांधी शिक्षा भवन। बताइए क्या नाम रखा है इनका? राजीव गांधी अपने पास में ये जो राजीव गांधी शिक्षा भवन था, इसका नया नाम है वो क्या नाम रखा है? अच्छा क्वेश्चन है रिंकल जी, शाबाश। बताइए शांतनु जी, वेरी गुड, अच्छा आंसर दिया है। बिल्कुल दोस्तों थोड़ा सा एक्टिव होकर आंसर दीजिए। बिल्कुल आपने तो ब्रेक लगा दिया, कुछ नहीं, ऐसा थोड़ी है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है। थोड़ा बहुत तो अनुभव होगा, थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। गलत होगा तो मैं होना सही करवाने के लिए बिल्कुल सही करवा दिया जाएगा। सांगाराम जी, पूजा चौधरी जी, धीरज मीणा जी, जमुना व्यास जी, बिल्कुल। तो दोस्तों राजीव गांधी शिक्षा भवन है, इसका नाम है वो पुणे सलेखा देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट कर लेना इसको, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। देखो
घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान किस जिले से प्रारंभ किया गया? घर घर विज्ञान घर घर नवाचार जो अभियान है वो किस जिले से प्रारंभ किया गया है, बताइए। विक्की मीणा जी शाबाश, रिंकल जी वेरी गुड, सांगाराम जी, जमुना व्यास जी, धीरज मीणा जी, बिल्कुल बिल्कुल बताइए। अब बताइए दोस्तों, घर घर विज्ञान घर घर ये है ना, घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान है, ये किस जिले से प्रारंभ हुआ है, ये बताइए। घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान उदयपुर से प्रारंभ हुआ। कहां से हुआ है? उदयपुर से प्रारंभ हुआ। अब देखो इसके बारे में थोड़ी बात देखते। इसका उद्देश्य क्या रहा है? इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना है और उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूक करना है। शुरुआत इसकी अभियान का औपचारिक उद्घाटन है वो उदयपुर में सेक्टर 4 के विधायक ताराचंद जैन ने उदयपुर से किया है। तो इसका जो उद्घाटन है वो विधायक ताराचंद जैन ने किया दोस्तों। जी बिल्कुल 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 ध्यान देना। अगले क्वेश्चन की ओर। 2026 में राजस्थान दिवस कब मनाया जाएगा मेरे दोस्त? 2026 में राजस्थान दिवस कब मनाया जाएगा? बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत ही बड़ा भयंकर शानदार जोरदार तरीके का परिवर्तन है। ये लो बहुत प्यारा रसगुल्ला है। अब तो हर बार राजस्थान दिवस चेंज होगा, हर बार चेंज होगा। वो 30 मार्च का दिन भूल जाओ मेरे दोस्त। अब तो अपने पास हिंदी महीने के अनुसार मनाया जाएगा और हिंदी महीने के अनुसार हर बार डेट नहीं आएगी। 2026 की अलग आएगी, 27 की अलग आएगी, 28 की अलग आएगी, 29 की अलग आएगी, 30 की अलग आएगी, 31 की अलग आएगी, ऐसे अलग ही अलग आती रहेगी। और ध्यान दे लेना अच्छी तरह से, ये हिंदी महीने के अनुसार मनाया जाएगा। अब की बार तो 30 मार्च को मनाया गया था, लेकिन अब आने वाले समय में के अनुसार रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल यामिनी पुरोहित जी बिल्कुल शाबाश, सांगाराम जी, धीरज मीणा जी बिल्कुल शाबाश, जमुना व्यास जी शाबाश। तो दोस्तों ये 19 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 19 मार्च को 2026 में 19 मार्च को। अच्छा मैं बता देता हूं आपको कब कब मनाया जाएगा, एक बार नोट कर लेना। देखो पहली बात तो याद क्या रखना, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा राजस्थान दिवस को अंग्रेजी कैलेंडर के 30 मार्च के स्थान पर प्रतिवर्ष भारतीय नव वर्ष के शुभागमन पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, एक तो ये रट लो बस, याद था तो ठीक है, नहीं याद था तो ये रसगुल्ला ले लेना। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ये प्रतिवर्ष मनाया जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी के अनुसार जिस वर्ष में जो तारीख आएगी वही हो जाएगी, है ना। अब 30 मार्च स्थायी नहीं है, मनाया जाएगा। ये ऐतिहासिक घोषणा कर दी गई है। यह निर्णय देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की भावना के अनुरूप रहा है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 30 मार्च 1949 को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2006 को वरहद राजस्थान जो एकीकरण का चौथा चरण था, उसी समय हिंदू नववर्ष जोड़ा था। और दोस्तों इसके तहत हम लोगों ने 30 मार्च का दिन राजस्थान दिवस मनाना प्रारंभ कर रखा था। लेकिन अब इस हिंदी महीने के अनुसार, हिंदी तिथि के अनुसार ये अंग्रेजी तिथि हर बार परिवर्तन होगी, ध्यान देना। देखो इस घोषणा से 75 वर्ष बाद राजस्थान दिवस भारतीय रीति रिवाज से मनाया जा सकेगा। आगामी 5 वर्षों में राजस्थान दिवस की क्या तिथियां रहेगी जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रहने वाली है? 2026 में 19 मार्च होगा, 2027 में 7 अप्रैल होगा, 2028 में 27 मार्च होगा, 2029 में 14 अप्रैल होगा, 2030 में 3 अप्रैल होगा। हर बार नई नई तिथि आएगी मेरे दोस्त, याद रखना। ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, इसके अनुसार हर बार परिवर्तन होगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, जिसमें भगवान श्री राम का राज्याभिषेक है, सम्राट विक्रमादित्य की विजय है, चैत्र नवरात्रा का प्रारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री ने अपनी शब्द भावना से विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने में विकसित भारत
47 मिशन की भूमिका पर भी बल दिया था। और इसी के तहत याद रखना मेरे दोस्त, 19 मार्च 2026 को राजस्थान दिवस, 7 अप्रैल 2027 को राजस्थान दिवस, 27 मार्च 2028 को राजस्थान दिवस और 14 अप्रैल 2029 को राजस्थान दिवस तथा 3 अप्रैल 2030 को राजस्थान दिवस। मेरा मतलब है हर बार क्या होगा दोस्ते, हर बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अनुसार राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड 2024 राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। बताओ ये राष्ट्रीय सम्मान है, ये किसको प्राप्त हुआ है दोस्त, ये आपको बताना है। बताइए, ई मित्र पोर्टल को, जन सुनवाई पोर्टल को, राज किसान साथी पोर्टल को या शिक्षा संजीवनी पोर्टल को, किसको दिया गया ये राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड 2024 राष्ट्रीय सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? बताइए। जी बिल्कुल 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 रिंकल जी, बिल्कुल शाबाश, बताइए। सुगना जी बिल्कुल शाबाश, बहुत अच्छा आंसर दिया सुगना जी ने, वेरी गुड। तो दोस्तों ये राज किसान साथी पोर्टल को ये मिला, क्या है देखना एक बार इसके बारे में। यह एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे राजस्थान सरकार ने एज ऑफ डूइंग फार्मिंग की सोच के साथ लॉन्च किया है। इसके माध्यम से किसान ऑनलाइन आवेदन, लाभ की ट्रैकिंग, सब्सिडी प्राप्त कर। इस पोर्टल से कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य सहकारिता, बीज निगम, विपणन और जैविक प्रमाणन जैसी विभाग जुड़े हुए हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? किसानों को पेपरलेस और पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराना है। सभी विभागीय योजनाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है। किसानों को समय, धन और श्रम की बचत दिलाना है। भ्रष्टाचार और बिचौलिया की समस्या को कम करना है। सब्सिडी व अनुदान को DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे बैंक खाते में भेजना है। इसके तहत इस प्रकार से यह आपको याद रखना है। मिठुलाल जी वेरी गुड, मिठुलाल जी शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरस्कार है वो राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड 2024 की बात करें तो यह पुरस्कार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा श्रीनगर में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। प्रमुख विशेषताएं 120 प्लस में पेपरलेस और फेसलेस ऑनलाइन मॉडल तैयार किया जाएगा। 1320 टन कागज की बचत हो जाएगी और DBT भुगतान में 33 गुना वृद्धि हो जाएगी। जियो टैग वेरिफिकेशन, AI आधारित रोग प्रतिबंध सीड मिनी किट वितरण तैयार किए जाएगी आदि इसके उद्देश्य रखे गए। देखो, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर के कुलगुरु प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। अब बताओ आप कौन सा? हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर के कुलगुरु है नंद किशोर पांडे, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया है। बताइए, अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ला पुरस्कार मिला है या राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है या भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है या उपयुक्त सभी मिला है? जी बिल्कुल, एक मिनट कर लेते हैं। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा? बिल्कुल बिल्कुल रिंकल जी शाबाश। अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार दिया गया है। अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार मिला है। और अब देखो इसके बारे में, तो साहित्य अकादमी में ये देखना, भारतीय साहित्य अकादमी अवार्ड भाषा राजस्थानी भाषा 2025 की बात करें तो युवा साहित्य कार अवार्ड पूनम चंद गोदारा को मिला है। इसकी रचना थी अंत सरे आगणे। बाल पुरस्कार भोगीलाल पाटीदार को मिला है। राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर में है।
स्थापना 28 जनवरी 1958 को। रचना मधुमती मासिक रचना है इसकी, हर एक महीने से आती है। अवार्ड मीरा अवार्ड देती है 2024 से। रतन कुमार सांबरिया को दिया गया था। रचना थी उसकी सांप। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, 3 राजस्थानियों को अवार्ड मिला है, जिसमें एक का नाम डॉक्टर राजेश कुमार व्यास है, नंद किशोर पांडे है, और तीसरा राजेंद्र मोहन शर्मा है। तो राजस्थानी साहित्य अकादमी है वो अपने पास में उदयपुर में, स्थापना 1958 में। इसकी रचना मधुमती नाम से आती है, प्रति महीने आती है ना। और अवार्ड देती है वो मीरा अवार्ड देती है 2024 के बाद में। देखो अगला क्वेश्चन, पहले देखो, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर के कुलगुरु प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ला पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार राशि दोस्तों यहाँ पर 50,000 रुपए और स्मृति चिन्ह दिया गया, श्रीफल प्रदान करके ये दिया गया है। देखो रचना थी उसकी भारत बौद्ध और भक्ति कविता। नोट में लिखा है अखिल भारतीय राजा वीर सिंह देव सम्मान जयपुर के राजेंद्र मोहन शर्मा। रचना है महात्मा विदुर को भी ये दिया गया था। अगस्त 2025 को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है स्पोर्ट टू प्रमोट पीसफुल सोसाइटीज। बताइयो ये अगस्त, अरे इसमें तारीख नहीं लिखी ना, 2 अगस्त नहीं दोस्तों, ये जो डेट है वो याद रखना, 29 अगस्त है। 29 अगस्त 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? हाँ नारियल ही होता है, श्रीफल नारियल ही होता है, बिल्कुल सा रिंकल जी। तो 29 अगस्त 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया था, राष्ट्रीय दिवस, जिसकी थीम है स्पोर्ट टू प्रमोट पीसफुल सोसाइटी। बताइए, आपको पता होगा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद की याद में ये खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब इसके बारे में एक बार थोड़ा सा देखो आप, है ना। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2025 को मनाया जाता है। थीम क्या है? स्पोर्ट टू प्रमोट पीसफुल सोसाइटी। यह दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। और ये युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। महत्व है युवाओं में ऊर्जा, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण की भावना को जगाना है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक दिवस है वो भारत में राष्ट्रीय सांस्कृतिक दिवस नाम से कोई आधिकारिक दिवस नहीं है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक दिवस अपने पास में कभी नहीं मनाया जाता है, याद रखना। कुछ राज्य संस्थाओं द्वारा स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक दिवस मनाया जाता है। यह एक राष्ट्रीय स्तर मान्य दिवस नहीं होता, सांस्कृतिक दिवस नहीं होता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, ये ध्यान देना, 11 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना कलाम आजाद की जयंती पर महत्व शिक्षा के प्रसार को बढ़ाना देना, समाज में उसके योगदान को रेखांकित करना है। सांस्कृतिक दिवस वैसे दोस्तों कोई सा भी नहीं होता है ना, सांस्कृतिक दिवस नहीं होता है अपने पास में सांस्कृतिक दिवस नहीं है, ध्यान देना। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? शिक्षक पुरस्कार किसे दिया गया है अभी ये आपको बताना है। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। शिक्षक पुरस्कार नंद किशोर पांडे को, नीलम यादव को, शीला आसोपा को, हुकमचंद जैन को। जी बिल्कुल, शिक्षक पुरस्कार नीलम यादव को मिला है दोस्तों। किसको मिला है? नीलम यादव को शिक्षक पुरस्कार मिला है। अब देखो क्यों, क्या है तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति हैं। इनकी जयंती 5 सितंबर आज अभी इसी दिन को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन अवार्ड वितरण किया जाता है जिसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 2024 में राजस्थान से सम्मानित रहा बलजिंदर सिंह बराबर, गंगानगर हुक्मचंद चौधरी आए बीकानेर से। देखो
ये बलजिंदर सिंह बराबर तो गंगानगर से हैं, और हुक्म चंद चौधरी है वो बीकानेर से। 2024 में ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस अवार्ड मिला है ना। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में भारत के 45 शिक्षकों का नाम दिया गया है। राजस्थान की नीलम यादव को सम्मानित किया जाएगा। तो शिक्षक दिवस पर किसे सम्मानित, आज किसे सम्मानित किया गया है? नीलम यादव। आज की बात है, याद रख लेना। विद्यालय कौन सा है? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा खेड़तल तिजारा। अब खेड़तल तिजारा को मेरे दोस्त भर्तृहरि नगर कहते हैं। अब खेड़तल तिजारा को क्या कहते हैं हम लोग? भर्तृहरि नगर कहते हैं। तो नीलम यादव को ये शिक्षक दिवस पर ये अवार्ड दिया जाएगा। ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा भर्तृहरि नगर की शिक्षिका है। शीला आसोबा 2023 में राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड मिला था। ये जोधपुर से है। एनसीईआरटी में शामिल, अर्थात इनका अरे ये क्या देती है भावेश, कहां से उठाता था? देखो, राजस्थान के नवीनतम 2025 घोषित वन संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नवीनतम कौन सा है? बिशनपुर, टोंक, सुंदा माता, जालोर व सिरोही, पोखला, पारेसर, जैसलमेर और बुचारमेन, जयपुर, उमेदगंज, पक्षी विहार, कोटा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ये मैं लिख देता हूं, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। बता दो, सुंदर प्रश्न है। अब देखो, अपने पास में संरक्षित क्षेत्र थे वो राजस्थान में 37 थे, और 37वां था वो आसोप था। ठीक है, अब क्या हुआ? एक तो 38वां बना दिया और एक 39वां बना दिया। ठीक है, अब वो 38 और 39वां कौन सा है? तो 38 नंबर का है पोखला, पारेश्वर, जैसलमेर का। 39 है बुचार, दोनों आपके सही है, सी नंबर सही है। देखो इसके बारे में, फॉरेस्ट स्टैटिक के बारे में, टाइगर प्रोजेक्ट है राजस्थान में 5 है, एक प्रस्तावित है। अब वो 5 कौन से मैं नाम बताऊं तो राजस्थान में 1 नंबर टाइगर प्रोजेक्ट है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। 2 नंबर टाइगर प्रोजेक्ट है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। 3 नंबर टाइगर प्रोजेक्ट है सरिस्का अभ्यारण्य। 4 नंबर टाइगर प्रोजेक्ट है अपने पास में, वो है अपने पास में रामगढ़ विषधारी। 5 नंबर है धौलपुर करौली। तो 5 ही तो टाइगर प्रोजेक्ट है। और राजस्थान में राष्ट्रीय पार्क 3 है, राजस्थान में नेशनल पार्क 3 है। 1 नंबर है रणथंबोर, 1980 में राष्ट्रीय पार्क बनाया। 2 नंबर है केवलादेव, 1981 में राष्ट्रीय पार्क बनाया। 3 नंबर है मुकुंदरा हिल्स, 2012 में राष्ट्रीय पार्क बनाया। ठीक है, संरक्षित क्षेत्र पहले 37 थे, जयपुर जोधपुर और बना दिया 2 तो 39 हो गए। ठीक है, और सॉरी जैसलमेर और जयपुर बना दिया तो ये कितने हो गए? 39 हो गए। बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान में 4 हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में 27 हैं, याद रखना। नवीनतम घोषित 2025 के अनुसार एक तो पोखला पारीवर जैसलमेर का है और बुचार मेन जयपुर का है। इन दोनों को यहां पर और ऐड कर दिया, ऐड करते ही 39 बन गए। तो याद रख लेना, पोखला जैसलमेर, बुचार मेन जयपुर। चलो आगे, राजस्थान में जनगणना 2027 प्रोटेस्ट की शुरुआत कौन से जिले से की गई है? बताओ, शुरुआत हो रही है, अब आपकी भी काउंटिंग होगी इसमें, है ना। इस जनगणना 2027 में आपकी भी काउंटिंग होगी, कहीं ना कहीं आप भी दोस्तों इसमें ऐड तो जरूर किए जाओगे। बताइए दोस्तों, इसमें आपकी भी जरूर काउंटिंग होगी दोस्त, याद रखना। बताइए, जयपुर से, बाड़मेर से, डूंगरपुर से, उपयुक्त सभी से। भाई जनगणना तो पूरी राजस्थान में करनी होगी ना, सभी जगह करनी होगी। सभी जगह तो जयपुर में भी होगी, बाड़मेर में भी होगी, डूंगरपुर में भी होगी, मतलब उपयुक्त सभी में भी होगी, सभी में होगी। भाई टेस्ट ही तो कर रहा है तो सब जगह ही करना पड़ेगा ये तो। बिल्कुल, शाबाश। देखो अब इसके बारे में, राजस्थान में जनगणना 2027 मुख्य बिंदु क्या है? आधिकारिक अधिसूचना और तिथि क्या कह रही है? केंद्र सरकार ने 16 जून 2025 को जनगणना अधिनियम
1948 के तहत 2027 की जनगणना के लिए गजेट अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने 16 जून 2025 को अधिसूचना जारी की है। इसमें स्पष्ट किया गया कि अधिकांश राज्यों में जनगणना की तिथि है वो 1 मार्च 2027 होगी और हिमाच्छादित क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में यह तिथि 1 अक्टूबर 2026 होगी। मतलब राजस्थान में यदि बात करें तो मुख्य देखो राजस्थान में, और चरणबद्ध कार्य प्रणाली क्या है? पहला चरण होगा दोस्तों जनगणना 2027 का अप्रैल सितंबर 2026 तक होगा, जिसमें मकानों और संपत्तियों का विवरण होगा। दूसरा चरण होगा इसमें फरवरी 2027 में पहले सप्ताह से शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें आम जनसंख्या की गिनती की जाएगी और समयावधि 9 से 12 फरवरी 2000 बेघर जो व्यक्ति है उनकी गिनती 28 फरवरी को विशेष रूप से राजस्थान में द टाइम ऑफ इंडिया की जाएगी, है ना। देखो डिजिटल और जातीय जनगणना की बात करें तो पहली बार पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल ऐप, टैबलेट, वेब पोर्टल, स्वयं जनगणना जैसे तकनीकी का उपयोग भी किया जाएगा। जातीय जनगणना 1931 के बाद पहली बार सभी जातियों को डेटा एकत्रित किया जाएगा। स्वतंत्रता के बाद केवल SC ST दर्ज किए जाते थे। अब तक जाति जनगणना नहीं हुई है। 1931 में हुई है। तो यहां है ना 1931 में जाति जनगणना हुई, उसके बाद में हुई नहीं, और हम तो SC ST तो जोड़ते हुए आए। देखो 2011 में भी हमने देखा है कि राजस्थान में लगभग 17.48% SC है, 13.58% या 13.48% के लगभग ST समुदाय। जाति जनगणना होगी 2027 की, ये जो प्रारंभ की जाएगी इसमें जातीय जनगणना होगी। सबसे प्यारा क्वेश्चन जातीय जनगणना को लेकर आएगा, क्या रहेगा 2027 में? मुख्य बिंदु में प्रशासनिक तैयारी और सीमा फ्रीज होगा। सभी प्रशासनिक सीमाओं जैसे जिला, तहसील, वार्ड में 31 दिसंबर 2025 तक बदलाव न करने का निर्देश है जारी कर दिया है, मतलब फ्रीज लागू कर दिया, इसको लॉक कर दिया। लगभग 2 लाख से अधिक कर्मी है, 1.50 लाख गणना करता है, 40,000 पर्यवेक्षक हैं को तैयार कर दिया गया है। डेटा सुरक्षा प्रकाशन में डेटा संग्रह, ट्रांसमिशन और संग्रहण के हर चरण में उच्च स्तरीय सुरक्षा उपाय अपनाए जाएंगे। रिपोर्टिंग समय सीमा होगी और प्रारंभिक आंकड़े जनगणना पूर्ण होने के 10 दिन के भीतर दिए जाएंगे। अंतिम आंकड़े 6 महीने के अंतर्गत जारी कर दिए जाएंगे। बिल्कुल ध्यान दो। भारतीय निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में मतदाता पंजीकरण आसान करने के लिए किस विभाग के साथ MOU किया, समझौता किया? भारतीय निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में ये जो जनगणना है, ये जो मतदाता पंजीकरण है, इसको आसान करने के लिए किस विभाग के साथ में समझौता किया है? वाणिज्य विभाग, सहकारी विभाग, शिक्षा विभाग या पर्यटन विभाग? किस विभाग के साथ में समझौता किया बताइए, बताइए। बिल्कुल रिंकल जी शाबाश। ये दोस्त शिक्षा विभाग के साथ में, है ना। ये गुरुजी आते हैं और मतदाता में नाम जोड़ देते हैं, देखा होगा वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने वाला काम भाट साहब भी करते हैं। तो वो क्या करते हैं, शिक्षा विभाग के साथ में समझौता हुआ है ना। देखो इसके बारे में भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें, संवैधानिक इकाई है, उल्लेख संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक दे रखा है। 3 सदस्य होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में ज्ञानेश कुमार है 26वें, और 2 अन्य सदस्य होते हैं। स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई है। 25 जनवरी को राष्ट्रपति मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। कार्य क्या है? चुनाव करवाना है, चाहे वो लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव है, ये करवाता है। वर्तमान में मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान करने के लिए शिक्षा विभाग के साथ में समझौता किया। राजस्थान के संदर्भ में बता रही है बात, राजस्थान में शिक्षा विभाग के साथ में समझौता किया। और ये थोड़ा सा इसमें ध्यान दे लेना, जो निर्वाचन आयोग होता है वो संवैधानिक संस्था होती है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका उल्लेख है। 3 सदस्य होते हैं। अभी वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त वो ज्ञानेश कुमार है, तो 26वें नंबर के हैं। इसमें 3 सदस्य होते हैं। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को, इसलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है ना। देखो
राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो ये राज्य निर्वाचन, वो तो राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन है ना, स्थानीय स्वशासन के चुनाव संपन्न करवाता है। स्थानीय स्वशासन का मतलब पंचायती राज की बात कर ले या फिर बात करें नगर पालिका की, तो इनके चुनाव करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग देखना है, पंचायती राज तो 73वें संविधान संशोधन 1973 के तहत संविधान के भाग 9 में लागू हुआ है और आर्टिकल 248 के में ये बात बता रखी है राज्य निर्वाचन आयोग। नगर पालिका में बात करें तो 74वें संविधान संशोधन 1992 को संविधान के भाग 9 का में 243 वाले अनुच्छेद में ZMA नगर पालिका में निर्वाचन से संबंधित बात बता रखी है। क्या बता रखा है, प्रारंभ में 6 वर्ष या 62 वर्ष इसकी अधिकतम आयु मानी जाएगी। और अभी पहले तो ये 6 से 62 हुआ करती थी, अभी वर्तमान में याद रख लेना इसकी जो आयु है वो निर्वाचन आयोग की आयु कितनी है, 5 वर्ष या 65 वर्ष है। ये भी अच्छा क्वेश्चन रहेगा। पहले 6 62 थी, अभी 5 65 कर दी है। वर्तमान आयुक्त मधुकर गुप्ता, वर्तमान आयुक्त राजस्थान के, पद से हटाना कैसे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाता है। नोट में लिख रखा है निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रथम चुनाव 1995 में पंचायती राज के चुनाव करवाए गए थे। तो राजस्थान में निर्वाचन आयोग ने जो पहला चुनाव करवाया था वो 1995 में। 95 में क्यों करवाया, क्योंकि पंचायती राज का जो संवैधानिक मान्यता मिली थी वो 1992 में मिली थी। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 73 संविधान संशोधन भाग 9 में है और नगर पालिका भाग 9 का में है। और इसको मिली थी 74वें संविधान संशोधन 1992-93 में। और इसमें जो अनुच्छेद है पंचायती राज में 248 है और उसमें अनुच्छेद है 243 है ना नगर पालिका में। दोनों में ध्यान दे लेना आपको। क्या काम करवाता है ये, नगर पालिका और पंचायती राज के चुनाव करवाने के कार्य भी करवाता है। ये नगर पालिका और पंचायती राज के चुनाव करवाने के कार्य भी करवाता है। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देना। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरे और जीकेएस परिवार की ओर से थैंक यू, धन्यवाद। और मेरे सभी लाडलों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल दोस्तों ऐसे लगे रहिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी हमारी यही कामना रहेगी कि आप सभी को जल्दी से जल्दी अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो जाए। बिल्कुल दोस्तों जीकेएस की ओर से और मेरी ओर से थैंक यू, धन्यवाद। गुड नाइट, ओके, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।